Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with Shipra Tere. So friends आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के तंत्र. So फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं. ओके तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं. ओके सो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है ये क्या होती है. तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर जो है ये मनुष्य की संरचना है. ओके और ये जो ह्यूमन बॉडी इसका निर्माण कैसे होता है. तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, जब अलग अलग तरीके की कई कोशिकाएं मिलती है तो ये क्या करती है, ऊतकों का निर्माण करती है यानी कि टिश्यूज को प्रोडक्शन करती है और यही टिश्यूज बाद में क्या करते हैं, अंग प्रणालियों का निर्माण कर लेते हैं, जो ऑर्गन सीरीज जो होती है उनका निर्माण करते हैं. ठीक है अब ये सब जब चीज़ें होती है तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, मानव शरीर की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करती है, जो होम्योस्टेसिस यानी कि जो समस्थिति है उसे बताती है. ठीक है अब जो हमारी बॉडी होती है फ्रेंड्स वो कई सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है उन्हें कैरी करती है. बायोलॉजिकल सिस्टम इन द सेंस फ्रेंड्स मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ. अब देखिए फ्रेंड्स हमारी बॉडी में कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, मसल्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्केलेटन, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, स्प्लीन, बोन मैरो, स्टमक, वेन्स, पेनक्रियाज, ये कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है जो कि एवरीडे लाइफ जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है अब फ्रेंड्स यदि हम बात करते हैं मानव शरीर के तंत्र की यानी कि अंग तंत्र की यदि बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मानव शरीर में टोटल कितने अंग तंत्र पाए जाते हैं, 8 तरह के जो अंग तंत्र है वो मानव शरीर में पाए जाते हैं. अब ये जो अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम ये क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि अंगों का समूह मिलता है जब बनता है अंग तंत्र. और ये जो सारे अंगों का समूह है ये क्या करते हैं, या तो अकेले या फिर ग्रुप में कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है अब मानव शरीर में टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो मानव शरीर में होते हैं टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम. जैसा कि फ्रेंड्स आपको सामने दिख रहा है, फर्स्ट है अंतःस्त्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, सेकंड है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ है लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, फिफ्थ है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिक्स्थ है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, सेवंथ है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके अब ये जो सारे सिस्टम है फ्रेंड्स इनका सभी का कार्य अलग अलग है. ठीक है लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते, यानी कि फ्रेंड्स ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, अपना काम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं. ठीक है अब यदि फ्रेंड्स बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी. आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं. इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. बाकी के जो सारे आपके अंग तंत्र हैं इनके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ओके तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है. तो देखिए फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या है, इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनकी पूरी की पूरी एक सीरीज होती है. ठीक है और ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हम भोजन खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका डाइजेशन यानी कि पाचन और उनका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करते हैं, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो अनपचा भोजन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं. अब इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, तो देखिए सबसे पहले माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस यानी कि आहार नली, फूड पाइप की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, लिवर यानी कि यकृत, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, स्टमक यानी कि आमाशय, पेट, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, उसके अलावा रेक्टम और लास्ट जो होता है वो आयनस यानी कि गूदा द्वार. ठीक है तो फ्रेंड्स ये सब क्या करते हैं, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस में अपना बहुत ज़्यादा उसमें वाइटल रोल जो है वो प्ले करते हैं. अब देखिए फ्रेंड्स जो यकृत और पेनक्रियाज जो होते हैं यानी कि जो यकृत और जो अग्नाशय है फ्रेंड्स ये भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जब पाचन की क्रिया होती है ना तो ये डाइजेस्टिव जूस जो है उन्हें रिलीज करने का काम करते हैं. ठीक है जो पाचन रस जो होते हैं उन्हें स्रावित करते हैं, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है
वो उसकी स्टेप्स क्या क्या होती है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो देखिए डाइजेशन की प्रोसेस में 5 स्टेप्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट है इंजेस्शन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, देखिए पाचन की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, और जब वो छोटी आंत में पहुंचती है तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन यानी कि पाचन जो है उसका कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, इंजेस्शन में आपने जैसे ही भोजन को ग्रहण करा माउथ के थ्रू, जब आप उसको वहाँ पर चबाते हैं माउथ में, ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या करती है फ्रेंड्स, एंजाइम्स को जनरेट करती है, ठीक है। जब आपने भोजन को चबाया और जैसे ही आप उसे निगलते हैं तो ये एसोफेगस यानी कि जो आहार नली है उसके थ्रू ये कहाँ पर पहुँच जाता है फ्रेंड्स, स्टमक में यानी कि आमाशय में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी की पूरी जो सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन की वो पूरी की पूरी इसमें होती है। अब देखिए आमाशय में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपकी यकृत और जो पैनक्रियाज होती है ये कुछ तरह के एंजाइम्स जो है उन्हें जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, आमाशय में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसे हिंदी में अवशोषण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब एक बार डाइजेशन की क्रिया आमाशय में जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है फ्रेंड्स, छोटी आंत में, जहाँ पर इसका क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी पचा हुआ भोजन होता है उसे रुधिर तक यानी कि रक्त में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये काम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, छोटी आंत से यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वो है असिमिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अवशोषित भोजन है उसको शरीर में उपयोग में लाया जाता है। वो कैसे, जैसे कि फ्रेंड्स आपने जब भोजन को खाया, उसका पाचन हुआ, उसका अब्जॉर्प्शन हुआ, उसका अवशोषण हुआ, उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, राइट। अब ये एनर्जी का हम लोग जब यूज़ करते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हम भोजन खाते हैं उसको इस तरह से यूज़ में लाया जाता है कि उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी तो हमारी जो बॉडी है वो वर्क कर पाती है, राइट। तो फ्रेंड्स इसके बाद में होती है एसिमिलेशन, जिसमें क्या होता है, जो अवशोषित भोजन होता है उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके उसका यूज में लाया जाता है, ठीक है, शरीर द्वारा उसके उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है और लास्ट जो प्रोसेस है वो है डेफिकेशन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं मल परित्याग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब एक बार भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है, उसका वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एसिमिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जो आधा बचा हुआ भोजन रहता है, यानी कि जो भोजन ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो कहाँ पर पहुँच जाता है फ्रेंड्स, बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो आधा बचा हुआ भोजन होता है, जो पार्शियल डाइजेस्टिव फूड होता है, उसे क्या कर देते हैं, मल में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ही वो उसे मल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स रेक्टम यानी कि मलाशय और जो आयनस यानी कि जो गुदा द्वार होता है उसके थ्रू जो अवशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो कि एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस किस ग्रंथि से निकलता है। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है आमाशय में, ठीक है, तो कुछ तरह के एंजाइम्स और कुछ तरह के जूसेस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो जनरेट होते हैं, राइट। तो अभी आपसे वो यही पूछ रहे हैं कि जठर रस जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है। तो फ्रेंड्स वो निकलता है पाइलोरिक ग्रंथियों से, है ना, यानी कि यहाँ पर जो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पाइलोरिक ग्रंथियाँ जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये आमाशय का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, पाइलोरिक जूस मतलब जो पाइलोरिक ग्रंथियाँ होती है क्या निकालती है फ्रेंड्स, जठर रस निकालती है। जठर रस जो ये क्या है, हल्के पीले रंग का एक अम्लीय द्रव्य होता है ना। इसकी प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड्स, ये अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। अब देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी आप फूड जो है जो खा रहे हैं उसे आप निगलते हैं और वो आहार नली के थ्रू कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आपके पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो आपके जो रस होते हैं, है ना, जो पाचन रस होते हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। जैसे ही भोजन का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो आधा पचा हुआ भोजन है, जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ पर पहुँच जाता है, ड्यूडेनम में। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि चायम एंटर्स द ड्यूडेनम। चायम का मतलब होता है फ्रेंड्स ये एक तरीके का एसिडिक फ्लूइड होता है, जो क्या कंसिस्ट करके रखता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसे कंसिस्ट करके रखता है, राइट।
तो फ्रेंड्स इस तरह से जो प्रोसेस है वो पूरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। तो जठर रस जो वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो निकलता है पाइलोरिक ग्लैंड से। और पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स आमाशय के जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इस जगह आमाशय के में पाई जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, यानी कि HCl। अब देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी कहाँ से निकलता है फ्रेंड्स, आमाशय से निकलता है, यानी कि स्टमक से। और इसका काम क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आमाशय में ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती है, उससे स्त्रावित होता है, ठीक है। और ये क्या करता है फ्रेंड्स, भोजन में जितने भी जीवाणु जो आते हैं, जो हम भोजन खाते हैं और उसमें कुछ जीवाणु जो होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो एंजाइम के थ्रू जो प्रोसेस होने वाली रहती है ना आमाशय में, ताकि वो तेज हो सके, वो उसको गति मिल सके, वो जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये एक तरीके का अम्ल है, इसलिए क्या करता है, भोजन का जो पूरा माध्यम है उसे अम्लीय बना देता है, राइट। तो इसका काम ये होता है। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है फ्रेंड्स आमाशय, यानी कि स्टमक से। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी कि आमाशय जो है वो जठर रस को निकालता है ना पाइलोरिक ग्रंथियों के थ्रू। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो आमाशय जठर रस निकालता है इसमें कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आमाशय में जो जठर रस निकलता है उसमें पेप्सिन और रेनिन दोनों ही तरह के एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं। देखिए पेप्सिन जो है, इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को खंडित कर देता है, ठीक है। खंडित इन द सेंस कि उन्हें टुकड़ों में तोड़ देता है और काय में कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, ठीक है, ताकि वो और उसका जो रूप है वो इजी हो सके, जिससे उनका पाचन जो है वो तेजी से हो सके। यदि बात करते हैं रेनिन की, तो रेनिन जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपने दूध पिया, ठीक है, तो दूध में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन घुला हुआ रहता है, जिसे हम लोग कैसिनोजैन बोलते हैं, ठीक है। उस कैसिनोजन को ये ठोस प्रोटीन यानी कि कैल्शियम पैराकेसिनेट में, कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है उसके रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, उसे लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में ले आता है प्रोटीन को, ठीक है। तो इससे उसका पाचन जो है वो जल्दी होता है। तो इस तरह से जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1 and 2 बोथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अग्नाशय रस जो होता है ये क्या होता है, आमाशय से, अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है उससे निकलता है। और फ्रेंड्स इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्यों बोल रहे हैं पूर्ण पाचक रस, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या करता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा यानी कि फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, इन्हें पचाने के लिए कुछ क्या करता है, एंजाइम्स जो है उन्हें जनरेट करता है, राइट। तो आपसे अभी वो यही पूछ रहे हैं कि जो अग्नाशय रस है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि पैनक्रियास जो होती है, अग्नाशय रस जो होता है ना, उसमें कौन, पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। मीन्स उपरोक्त सभी, ये तीनों ही टाइप के जो एंजाइम है वो काय में पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि देखिए एग्जाम में आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो वो आपसे ये पूछ लेंगे कि एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो किस रस के थ्रू निकलता है, या फिर आपको रस का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इस रस में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को अच्छे से रीड करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सैलिवरी ग्लैंड जो है उसमें कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, तो टाइलिन और माल्टेज, ये दोनों ही तरह के जो एंजाइम है वो कहाँ में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो पाए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 and 2 बोथ। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो कितनी होती है, 3 तरह की होती है। एक होती है फ्रेंड्स पैरोटिड ग्लैंड,
जो कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स, जो हमारे ईयर होता है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है, जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, राइट। एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि कहाँ पाई जाती है, जो हमारी जॉ होती है यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है वहाँ पर पाई जाती है, राइट। और एक होती है फ्रेंड्स सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, जो हमारी टंग यानी कि जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है, ओके। तो इस तरह से ये तीनों ग्लैंड्स जो होती है ये क्या करती है, एंजाइम्स को जनरेट करती है, एंजाइम्स जो है उन्हें स्रावित करती है। तो मतलब इस तरीके की जो मतलब ये जो ग्लैंड है इससे कुछ एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स स्टाइलिन और एक है माल्टेस। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के पूर्ण होने के बाद भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ पर, स्टमक में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन जो है पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि अवशोषण, वो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, जिसे स्मॉल बाउल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक रस यानी कि इंटेस्टेनियल जूस कहाँ से निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आंतरिक रस है इसका स्त्रावण भी किसके थ्रू होता है फ्रेंड्स, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की फ्रेंड्स वॉल्स जो होती है, दीवारें जो होती है, उनसे क्या होता है, आंतरिक रस जो है वो निकलता है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अच्छा अब मैं आपको एक और फैक्ट ये भी बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो आंतरिक रस जो होता है ये कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य की यदि बात करते हैं तो स्वस्थ मनुष्य जो है प्रतिदिन 2 लीटर लगभग जो आंतरिक रस होता है उसकी बॉडी में स्रावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक रस से निकलने वाले एंजाइम्स कौन से हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी रस जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं उनमें कोई ना कोई एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो आंतरिक रस है यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है उसमें कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, और आपके ऑप्शन है रैप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, लैक्टेज और ऑल ऑफ द अबोव। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे ही जो एंजाइम्स है वो काय में पाए जाते हैं, आंतरिक रस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है यानी कि ऑल ऑफ द अबोव वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। पर यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, वो उन सब में मिलाकर पूछ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत यानी कि लिवर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, वो होती है यकृत यानी कि लिवर। जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका आमाशय है इसके जस्ट ऊपर जो है वो यकृत पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस की प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स पित्त रस जो होता है ये क्या है, ये एक तरीके का द्रव्य जो कैसी प्रकृति का होता है, ये होता है क्षारीय प्रकृति का यानी कि अल्कलाइन नेचर का, ओके। अब ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य है। और यदि बात करें इसके पीएच वैल्यू की तो फ्रेंड्स जो पित्त रस होता है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 7.7, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, 7.7। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ओके। तो पित्त रस की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.7। और ये किसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और कैसा होता है, पीले हरे रंग का द्रव्य होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए पित्त रस का स्त्रावण यानी कि पित्त रस जो है उसे जनरेट करने का काम किसका होता है, कौन करता है उसे ह्यूमन बॉडी में जनरेट। तो फ्रेंड्स पित्त रस जो है वो किसके द्वारा जनरेट होता है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है, यकृत यानी कि लिवर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है और ऑप्शन देख के और पित्ताशय लगा के आ जाते हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, पित्त रस जो है वो कौन जनरेट करता है, यकृत जनरेट करता है, पित्ताशय जनरेट नहीं करता है,
ठीक है, गॉल ब्लैडर जो है वो जनरेट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फाइब्रिनोजन और हेपरिन, फ्रेंड्स इसे हिपेरिन भी कहा जाता है, का उत्पादन कौन करता है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो फाइब्रिनोजन और हिपेरिन जो होते हैं ये क्या है, तो देखिए ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन का एक टाइप है। ठीक है, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। अब फाइब्रिनोजन जो है इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जब हमें चोट लगती है तो फाइब्रिन क्लॉट जब जम जाता है, पूरा रक्त का थक्का जब फाइब्रिन क्लॉट हो जाता है तो हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। यदि बात करते हैं हिपेरिन की, तो फ्रेंड्स हिपेरिन क्या करता है, ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने का काम करता है। क्योंकि अगर बॉडी में ये हिपेरिन नहीं रहेगा तो बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारा जो रक्त है वो जमने लग जाएगा, उसका थक्का जमने लग जाएगा, राइट। तो दोनों ही क्या है, प्रोटीन है और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और ये दोनों किसके थ्रू जनरेट होते हैं, तो फ्रेंड्स ये जनरेट होते हैं यकृत यानी कि लिवर के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि फाइब्रिनोजन और हिपेरिन किसके थ्रू जनरेट होते हैं, यकृत यानी कि लिवर के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पित्तरस कहाँ पर जमा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो पित्तरस है वो किसके थ्रू जनरेट होता है, वो होता है यकृत के थ्रू जनरेट। पर अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जमा कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स पित्तरस जो है वो कहाँ पर आकर जमा हो जाता है, वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में आकर जमा होता है। ठीक है, जनरेट यकृत के थ्रू, लिवर के थ्रू जनरेट होगा और जमा कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में आकर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गॉल ब्लैडर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में निम्न में से किस माध्यम के कारण आता है। यानी कि गॉल ब्लैडर से जो बाइल है वो ड्यूडेनम में किस माध्यम से, उसका मीडियम क्या होता है जो उसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पित्त रस जो होता है ये पित्ताशय से पक्वाशय तक किस माध्यम से आता है, पित्त नलिका यानी कि बाइल डक्ट के थ्रू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए जो कॉमन बाइल डक्ट है फ्रेंड्स, इसके थ्रू क्या होता है कि जो आपका देखिए ये जो लिवर है इसने क्या करा, पित्त रस को जनरेट करा। उसके बाद ये पित्त रस जो है ये आपको ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर आकर जमा हो गया, जो कि क्या है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। अब इस पित्ताशय से पित्त रस जो है, इस पित्ताशय से जो पित्त रस है ड्यूडेनम तक कैसे आता है फ्रेंड्स, तो ये आता है बाइल डक्ट के थ्रू। यानी कि जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ये इसे यहाँ तक लेकर आती है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पित्त नलिका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि इंसुलिन का यदि अल्प स्रावन होता है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन के अल्प स्रावन से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें बीटा सेल्स यानी कि एक तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है जो इंसुलिन हार्मोन जो है उसे रिलीज करने का काम करती है। अब यदि ये बीटा सेल्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते तो होता क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका जो स्रावण है वो बहुत कम हो जाता है। अब यदि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम होता है तो जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, और जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ता है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेकेंड ऑप्शन और लिखा है जो कि है हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये जो है फ्रेंड्स ये मधुमेह का जस्ट उल्टा रोग है। उल्टा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जब इंसुलिन का अल्प स्रावण होता है तो कौन सा रोग जनरेट होता है, मधुमेह। पर यदि इंसुलिन का बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावण होने लग गया तो फिर कौन सा रोग जनरेट हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। कैसे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। अब कम होगा तो क्या होता है, पसीना आता है, चिड़चिड़ापन आता है। ठीक है, हमारी दृष्टि भी बहुत कमज़ोर होने लग जाती है, जो हमारी जनन क्षमता है यानी कि जो फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह के का जो रोग जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। पर यहाँ पर अभी आपसे क्या पूछा था, अल्प स्रावण से कौन सा रोग जनरेट हो जाता है इंसुलिन के, तो वो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि आपने एंड तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा।
तो फ्रेंड्स, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।